Hello everyone, Assalamu alaikum. So today we will see lecture number 7 from the subject numerical methods, and today's topic is the secant method. You know that in iterative process we have two methods. One is the bracketing method and another one was the extrapolation or open end method. So secant method falls under the open end method, or we can say extrapolation. Okay, so what actually is the secant method? Secant method is similar to the false position method with only one difference. In the secant method, two most recent approximations to the root are used to find the new approximation, instead of using only those two approximations that bound the interval containing the root. It is not necessary for the initial approximations to enclose the root. The secant method is much faster than the false position method. हम जो फॉल्स पोजीशन मेथड या बाइसेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वी नो कि हम जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लेते हैं उन्हीं के बीच में हमारा रूट कहीं ना कहीं पे लाई करता है. लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि उन्हीं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस के बीच में कहीं पे रूट लाई करेगा? व्हाट इफ़ कभी कोई ऐसी इक्वेशन होगी जिसके इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस के बीच में रूट लाई ही नहीं करेगा, तब उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एनालिसिस ने और एक मेथड हमारे पास लाया जिसे हम बोलते हैं ओपन एंड मेथड और एक्सट्रापोलेशन मेथड. नो डाउट इन दिस केस वी अगेन आर हैविंग टू इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस, बट these initial approximations may hold the root or they may not. It is not necessary कि उन्हीं के बीच में हमारा रूट लाई करेगा. तो अगर ऐसी इक्वेशंस हैं तो हम उन इक्वेशंस का रूट फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास आया सीकेंट मेथड. और जैसे ही फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, सीकेंट मेथड जो है वो सिमिलर है फॉल्स पोजीशन मेथड के. दैट मीन्स अगेन हियर वी ड्रॉ दी टेंजेंट्स विद ओनली द वन डिफरेंस. सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फॉल्स पोजीशन मेथड जो है उसके जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस है, हमारा रूट उन्हीं दो अप्रॉक्सीमेशंस के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करता है. लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है. से फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी वर्किंग देखें, से फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेशन है, दिस इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. फॉर एग्जांपल हम जब फॉल्स पोजीशन मेथड बनाते थे, एक्सप्लेन किया था मैंने, वी टुक द टू इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस एट वन एट दिस पॉइंट एंड अनदर एट दिस पॉइंट, राइट? बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द फॉल्स पोजीशन मेथड कि उन दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस के बीच में ही रूट लाई करना चाहिए, राइट? जहाँ पे फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करती है एट दिस पॉइंट, दिस इज़ द रूट बेसिकली, राइट? हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कि से फॉर एग्जांपल ये मेरा x1 है और ये है मेरा x2. ठीक, दैट x1 एंड x2 आर द टू इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस टू द रूट. अभी तो इनके बीच में रूट लाई ही नहीं करता है, तो इस ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसीलिए हमारे पास जो आया secant method. So the first thing is we have to find the value of f of x1, and similarly we have to find the value of f of x of 2. Okay, now join the points x1. We know that this is the coordinate value, here this will be x2, f of x2. ठीक है, what we have to do is we have to join these two points. ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जहाँ पे ये हमारे एक्स एक्सिस को कट करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट कट करेंगे, ओके लेट मी टेल यू लाइक दिस, बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टिल द एक्स एक्सिस, जहाँ पे बाय ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम x1 टू x2, जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, दैट विल बी आर नेक्स्ट point. That will be our next approximation to the root. Let this intersection point be x3. Okay, now x2 and x3 are taken as a starting approximation for the next iteration. अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ये x1 डिस्कार्ड हो जाता है, x2 एंड x3 नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशंस बन जाते हैं. दैट मीन्स आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f of x of 3, then we have to join these two points x2 and f of x3, जहाँ पे ये
एक्स एक्सिस को कट करेंगे, दैट विल बी द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पॉइंट। और x2 अब डिस्कार्ड करना है, और नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के जो पॉइंट्स है वो बनेंगे हमारे पास x4 एंड x3। ठीक है। सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x3, f ऑफ x ऑफ 4। उसके बाद ये पॉइंट और ये f ऑफ x3 को ज्वाइन करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमारा नेक्स्ट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन बनेगा। एंड दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ज द रूट, वी कम क्लोजर टू द रूट बाय repeating the procedure. This is basically the working of the secant method. The line is drawn joining the points like x2 f of x2 and x3 f of x3 in order to get the next initial approximation point. The iterative procedure terminates when the relative error in two successive approximations is less than or equal to the prescribed tolerance. हम यहाँ पे टॉलरेंस वगैरह की बातें तो नहीं करते हैं क्योंकि एरर्स हमारे सिलेबस में है नहीं, मगर हमें वहीं पे स्टॉप करना है जहाँ पे हमें हमारा रूट मिलेगा, या जहाँ पे हमारा जो x3 का वैल्यू होता है वो कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करता है, देयर दैट इज़ वायर वी हैव टू स्टॉप। एंड द फॉर्मूला इज सेम, क्योंकि टेंजेंट्स ही तो ड्रॉ करते हैं, सो फॉर्मूला वुड रिमेन सेम। सो और x3 विल बी इक्वल टू f of x2 minus x2 f of x of 1. Let us take an example and solve this question. Example. Say for example, I would take an example from the prescribed book. Let us see. Given that one of the roots of the non-linear equation cos x minus x e to the power x is equal to 0, lies between 0.5 and 1.0. Find the root correct to 3 decimal places. Okay, I took the question from the book. So चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन। सो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो फंक्शन है f ऑफ x, तो इक्वेशन वहीं से देखे हैं हमारे पास, दैट इज़ cos x माइनस एक्स ई टू द पावर x. ओके, हमारा x1 देखे है दैट इज़ 0.5 एंड x2 भी देखे है दैट इज़ 1.0. तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हम फॉल्स पोजीशन मेथड में करते हैं, लेकिन अब एक ही चीज़ है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा जो रूट है वो लाइक करेगा या नहीं कर सकता है. सो बाय ड्राइंग द टेंजेंट्स वी हैव टू फॉलो दिस. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन द कैलकुलेशंस व्हिच वी हैव टू सी. ओके, iteration number 1. You know that first we have to take this value and substitute it in this. f of x1 इज़ इक्वल टू, और एक बात का ध्यान रहे, अगर आप लोगों ने गौर फरमाया होगा, इन सीकेंट मेथड इट इज़ नॉट नेसेसरी हमारा f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 सेम है, सेम साइन का है या नहीं है, डजंट मैटर, राइट. बट इट वाज अ नेसेसरी कंडीशन व्हेन वी परफॉर्म द ब्रैकेटिंग मेथड्स. सो f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू cos of 0.5 minus 0.5 into e to the power of 0.5 after calculating this, the value which you will get is 0.0532. Okay, the value of f of x2 is equal to
cos of 1.0 minus 1.0 into e to the power 1.0. The calculated value is minus 2.1780. After that, we have to calculate the value of x3, and you know the formula, that is x1 f of x2 minus x2 f of x1 divided by f of x2 minus f of x of 1, which is equal to, what is x1 का value, that is 0.5 into f of x2 is minus 2.1780 minus x2 is 1.0 into 0.0532 divided by f of x2 is minus 2.1780 minus f of x1 is 0.0532. After calculating the values, the result will be equal to 0.5119. Then we can calculate the value of f of x3, because that is the next step which we have to calculate. That is, we have to take this value, x3 ka value, and substitute that in the equation. So f of x3 cos of 0.5119 minus 0.5119 into e to the power 0.5119. So the calculated value will be equal to 0.0177. अब यहाँ पे जब हम स्टॉप करते थे तो हम चेक कर लेते थे F1 और F3 को, लेकिन इन सीकेंट मेथड वी डोंट हैव टू डू दैट. क्यों? क्योंकि हमें कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू we don't need to find out this. हमें बस आगे बढ़ते जाना है. अब हमारा x3 का वैल्यू ये है, तो फर्स्ट आइट्रेशन में तो हम कुछ कंपेयर कर नहीं सकते हैं कि इन द फर्स्ट देयर इज़ नो प्रीवियस आइट्रेशन which we did till now. We only performed one iteration, so it's very difficult to find how can we get the result out of this iteration. So for the next iteration, जो हमारा next search interval बन जाता है, वो क्या बन जाता है? ये जो हमारा x1 है, ठीक है, यहाँ पे हम वो रिप्लेस तो कुछ नहीं कर लेते हैं. हमारा x1 है अभी तक 0.5, हमारा x2 है 1.0, और हमारा जो x3 है वो बन गया 0.5119, राइट. तो फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन x1 को हमें डिस्कार्ड करना है. जो हमारी नेक्स्ट टू इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है वो बन जाएगा x2 और हमारा x of 3 का वैल्यू. सो सिंस we take the last two approximations, therefore we have x1 for the second iteration will be equal to 1.0 and x2 for the second iteration will be 0.5119. आप एक और काम कर सकते हैं. अगर आप x1 एंड x2 से कंफ्यूज हो रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली टेक द वैल्यूज़ लाइक x2 विल बी इक्वल टू 1.0 एंड x3 विल बी इक्वल टू 0.5119 एंड यू कैन प्रोसीड. ओके, दोनों तरीके ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है. हाँ, अब हम क्या करते हैं, x1 एंड x2 लेने से हमारा जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा आसान बन जाता है, ताकि हम इसको आसानी से ट्रैक कर सकें. ठीक, चलिए. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग f of x1, that means cos of 1.0 minus x, that is 1.0 into e to the power 1.0. So the calculated value जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, that will be equal to minus 2 that will be equal to
minus 2.178 and 0. f of x2 will be cos of हमारा x3 का वैल्यू दैट इज़ 0.5119 minus 0.5119 into e to the power 0.5119 will be equal to जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट किया था दैट वाज 0.0177. Then calculating the value of f of x3 that is x1 f of x2 minus x2 f of x1 divided by f of x2 minus f of x of 1. By substituting all the values in this, the calculated value which we will get is 0.5158. Okay. Then again calculating the value of f of x3 by taking this value like cos of 0.5158 minus 0.158 into e to the power 8 will be equal to 0.0058. We have to find the value up to the three decimal digits. अगर आप प्रीवियस x3 का वैल्यू देखेंगे दैट इज़ 0.5119 एंड इन दिस केस हमारा जो x3 का वैल्यू है दैट इज़ 0.5158. तो अभी तक जो है हमारा दो डेसिमल डिजिट्स तक का जो रिज़ल्ट है वो सेम आ रहा है. सो वी हैव टू कीप we have to go on with the third iteration. For the third iteration, now taking x1 will be iska x of 2. What is the x2 of this equation? That is this 0.5119 and x2 will be इस इक्वेशन का x3 that is 0.5158. So calculate the values. F of x of 1 will be equal to, by substituting this in the equation, the answer which we will get is 0.0177 क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेटेड है. F of x of 2 will be equal to, ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, सो दिस विल बी 0.005 of 8. Okay, then we have to calculate the value of x3 by taking this formula and substituting in this. The result which we will get is 0.5178. Okay, then calculating the value of f of x3 we are going to get is 0.0000, right? ओके, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए. इन द प्रीवियस आइट्रेशन आर x3 का वैल्यू इज़ 0.5158. आर x3 का वैल्यू इन थर्ड आइट्रेशन इज़ 0.5. तो अभी भी हमारे 3 डेसिमल डिजिट्स तक का जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रहा है, मगर f of x3 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रहा है? 0.000. दैट मीन्स इन द थर्ड आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैनिशेस, इट बिकम्स 0. देयरफॉर ये जो इस आइट्रेशन का वैल्यू है दिस विल बी टेकन एज द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, बिकॉज जब हमारे पास फंक्शन का वैल्यू रहा ही नहीं, देयर इज़ नो मीन्स ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर, बिकॉज this was one of the conditions which we already have seen in the bisection method, in the false position method, that if f of x3 is equal to 0, whatever value at that point of time in that particular iteration the x3 holds is the solution of the equation. So we can write, therefore observe that after third iterations the function f of x vanishes, that is it becomes 0. So therefore x is equal to 0.5178 is taken as the desired
approximate solution. So this is how we solve the what we say is the secant method, is the method of extrapolation for in order to find the root of the equation. It's very important because ज़रूरी नहीं है हर बारी जो हम initial approximations लें हमारा जो root है वो उनके बीच में lie करे. It may lie, it may not lie. If it may not lie, then this is the procedure which we have to follow. Okay, thank you so much.